नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो थ्योरेटिकल अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर थ्योरेटिकल अप्रोच टू डेवलपमेंट हम कह लें। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपका एक फ़ायदा होगा, आपको बहुत ही शॉर्ट में और पूरी थ्योरीज समझ में आ जाएंगी। और एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या मैं डिसेबिलिटी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट करा दूँ, अगर आप सहमत हैं तो, अगर आप करना चाहते हैं तो, और नहीं तो पहले मैं जिस तरीके से सीक्वेंस वाइज है मैं वो कराते चलूँ। तो अगर आप बोलेंगे, जैसा बोलेंगे मैं वैसा करवा दूँगी, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये टॉपिक थ्योरेटिकल अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने बीएड वाले सिलेबस में पढ़ी है, ठीक है। थ्योरेटिकल अप्रोच है यहाँ पर, तो जो थ्योरीज आपने पढ़ी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, वही कहलाते हैं आपके थ्योरेटिकल अप्रोच। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट या थ्योरेटिकल अप्रोच टू डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले थ्योरी हम देखेंगे जीन प्याजे की, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो सबसे पहले हम प्याजे के बारे में डिस्कस कर लें। ये एक स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहलाते हैं। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो बच्चों पर दिया। इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है, नन्हे वैज्ञानिक बोले हैं। इनका जो फोकस है वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पर ज़्यादा था, ठीक है। अब इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया है जो संतुलन है, असंतुलन और अनुकूलन, ठीक है। इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम और एडॉप्टेशन जो इन्होंने दिया हुआ है। एक चीज़ और है, इन्होंने डेवलपमेंट को असतत प्रक्रिया बताया, डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया बताया है। और इन्होंने जो स्टेजेस हैं, इन्होंने जो इनकी थ्योरी है उसको स्टेजेस में डिवाइड किया है, मतलब चरणों में डिवाइड किया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एडॉप्टेशन प्रोसेस। एडॉप्टेशन प्रोसेस जो है इसमें स्कीमा, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन आता है। स्कीमा जो है आपका एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल या पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है जिसका आप जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। कि आप जैसे अगर हम एसिमुलेशन की बात करें, आत्मसातकरण की बात करें, तो फॉर एग्जांपल आपने बिल्ली देखी, ठीक है, या छोटा बच्चा है, आपने उसको बिल्ली दिखाई। अब उसने बिल्ली देखा और उस पर गौर किया कि बिल्ली है, उसके 4 पैर हैं, एक सर है, एक पूँछ है। उसने क्या किया, उसको वैसे ही एक्वायर कर लिया, लर्न कर लिया। अब उसको कुत्ता दिखता है तो वो कुत्ते को भी बिल्ली बोलता है। ये जो सिचुएशन है वो कहलाती है मतलब ये जो सिचुएशन है कि कुत्ते को देखा और उसे लगा कि इसके 4 पैर हैं, एक सर है, एक पूँछ है, तो ये भी बिल्ली ही होगी, तो वो कहलाएगा एसिमुलेशन, आत्मसातकरण। अब एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, उसने जो चीज़ें सीखी उसी के हिसाब से उसने दूसरी चीज़ों का जनरलाइजेशन किया। एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन, का मतलब होता है चेंजिंग बिलीव टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। अब जो भी चीज़ें उसने देखी उसमें मॉडिफिकेशन किया, मतलब उसने देखा कि कुत्ते की साइज़ अलग है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, उसकी विशेषताएं अलग हैं। फिर उसने पूछा कि ये मतलब ये तो अलग दिख रहा है, मतलब ये बिल्ली नहीं हो सकती। तो उसने क्या किया, उसमें मॉडिफिकेशन, जब उसने मॉडिफिकेशन किया तब उसे लगा कि ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है। और उसने क्या किया, नॉलेज को मतलब एग्जिस्ट किया। और उसके बाद जो वो नॉलेज आया उसको कहते हैं स्कीमा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हो, या पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, या फिर जो मतलब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जो मानसिक संक्रिया में जो इंफॉर्मेशन बिठाते हैं, ठीक है। जैसे उसको लगा कुत्ते को देख के कि ये बिल्ली नहीं हो सकती है, मतलब ये उससे काफ़ी इसकी विशेषताएं जो हैं वो चेंज है, तो ये कोई और जानवर है। तो फिर बाद में उसने उसे मतलब खोज किया या पूछा तो उसे पता चला कि ये कुत्ता है। फिर उसने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में समाहित कर लिया, तो वो कहलाता है स्कीमा, मतलब सूचनाओं का सामान्यीकरण। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन्होंने जो 4 चरण दिए हैं,
पहला इन्होंने जो है चरण दिया है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसकी हिंदी है संवेदीगामक, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है पूर्व संक्रियात्मक, और कंक्रीट ऑपरेशनल की हिंदी मूर्त संक्रियात्मक, और फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल जिसकी हिंदी है औपचारिक संक्रियात्मक। अब हम सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज देख लेते हैं। इसकी जो एज रेंज है वो 0 से 2 साल तक है, ठीक है। इन्होंने इसमें सेंसेस आर टीचर, इन्होंने इंद्रियां ही शिक्षक हैं, इन्होंने बोला है कि जो सेंसेस हैं वो टीचर हैं, वही सिखाती हैं। अब इस टाइम पे ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है 0 से 2 ईयर के बीच में, मतलब बच्चों के सामने जो वस्तु उपस्थित होती है उसी का अस्तित्व होता है, जो उनके सामने से हट जाए उसका अस्तित्व खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉय बच्चे को दे दिया जाए तो जब तक उसके सामने होता है तब तक उसका अस्तित्व जो है वो बच्चे के दिमाग में होता है। जैसे उसको हटा दिया जाता है उसका अस्तित्व, जैसे उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो एज रेंज है 2 से 7 साल है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म, ठीक है। एक ईगोसेंट्रिज्म, बच्चों को लगता है कि उनके आसपास दुनिया घूमती है, ठीक है, मतलब जो वो कहेंगे वही सही है, मतलब अगर वो कहेंगे रात है तो रात है, वो कहेंगे दिन है तो दिन है, मतलब उनको अपना अस्तित्व ही सही लगता है, बाकी दूसरे सही नहीं लगते हैं। एनिमिज्म है, मतलब जैसे सजीव वस्तुएं हैं उनको मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे बच्चे की डॉल होती है, टॉय होते हैं, उनके साथ बड़े प्यार से खेलते हैं, उनको लगता है, उनको अगर बच्चे को फीडिंग करवाया जाता है तो वैसे अपने डॉल को फीडिंग करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, ठीक है, उनको नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उनको लगता है कि वो भी जीवित हैं, तो उसको एनिमिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, ये 7 से 11 साल का एज रेंज होता है। इसमें बच्चा लॉजिक करना स्टार्ट कर देता है, बट इसमें एक चीज़ उसको नहीं समझ में आती है कि अगर जैसे एक ग्लास दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब इसमें एक ग्लास बड़ा है और एक मतलब लंबा है और एक चौड़ा है। अब जो चौड़ा है उसमें पानी ज़्यादा है, लेकिन जो लंबा है उसमें कम है, तो वो अगर उनको दिया जाए तो वो लंबा वाला ग्लास उठाएंगे क्योंकि उनको लगेगा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक क्रियात्मक, ये 11 से ऊपर का वो होता है, ठीक है। अब इसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, जो वस्तु उसके सामने नहीं होती उसके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है। हाइपोथेटिकल डिडक्शन करने लगता है, मतलब इसमें कोई भी चाहे जोड़ घटाओ या कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर लेता है और उस कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से कर लेता है। तो ये स्टेजेस कंप्लीट हो गई और अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो जेरोम ब्रूनर की है। नेक्स्ट थ्योरी है जेरोम ब्रूनर की। इन्होंने जो थ्योरी दी है स्ट्रक्चरल लर्निंग की, इन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट पे थ्योरी दी है। डिस्कवरी लर्निंग की इन्होंने खोज की थी। इन्होंने बोला है कि लर्निंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, मतलब ये सक्रिय प्रक्रिया है, लर्निंग पैसिव नहीं है, निष्क्रिय होकर लर्निंग नहीं हो सकती। अगर लर्निंग कर सक्रिय होना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है 3 फेज दिए हैं लर्निंग के, कि सबसे पहले इनएक्टिव सक्रिय प्रतिनिधित्व, ये 0 से 3 ईयर की एज रेंज होती है। इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चा करके सीखता है। दूसरा जो है आइकॉनिक यानी कि प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व, इसकी जो एज रेंज है 3 से 7 साल की है। इसमें इमेज बेस्ड लर्निंग होती है, लर्निंग बाय विजुअल, जो बच्चा देखता है वो सीखता है। फिर नेक्स्ट है सिंबॉलिक सांकेतिक निरूपण, ये 8 साल से ज़्यादा का वो एज रेंज है। इसमें कोड बेस्ड लर्निंग होती है, लर्निंग बाय लैंग्वेज, मतलब भाषा के द्वारा लर्निंग को ग्रहण किया जाता है। तो इन्होंने 3 फेज दिए थे जो आपको याद करने की ज़रूरत है, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव का जो लर्निंग
सॉरी इनएक्टिव का जो एज रेंज है वो 0 से 3 साल है, आइकॉनिक का जो है 3 से 7 साल है और सिंबॉलिक का 8 साल से ज़्यादा का है। इनएक्टिव में क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, और आइकॉनिक में विजुअल लर्निंग है, और सिंबॉलिक में लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, लर्निंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की खोज की थी। लर्निंग डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, इन्होंने बताया कि इन्होंने बोला है कि जो लर्निंग है वो संरचना पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लेव वाइगोस्की की थ्योरी देखते हैं। इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इनका जो फॉर्मूला है SCL ले ले। ठीक है, सोसाइटी, इन्होंने सोसाइटी को महत्वपूर्ण माना है, कल्चर को महत्वपूर्ण माना है, और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। इनका मानना है कि सोसाइटी और सोशल कल्चर और लैंग्वेज जो है इज इक्वल टू डेवलपमेंट, मतलब यही डेवलपमेंट कहलाता है। सोशल लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल लर्निंग जो है वो किसको प्रोसीड करती है, डेवलपमेंट को प्रोसीड करती है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेंगे, MKO। ठीक है, अब MKO कौन है, तो MKO जो है पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर। ठीक है, इसके अलावा जो ज़्यादा मतलब आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है आपके लिए वो MKO होगा। MKO का फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन्होंने कुछ फेजेस दी थी। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है MKO मोर नॉलेजेबल अदर सपोर्ट फ्रॉम MKO। इसका फोल्डिंग कौन देता है, इसका फोल्डिंग दिया था पाड़ और मचान बोलते हैं जिसको हिंदी में। इसका फोल्डिंग का मतलब होता है कि बच्चे की मदद करना जिससे बच्चा खुद की मदद कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, मतलब बच्चा क्या हेल्प के साथ कर सकता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। कैन नॉट डू बियॉन्ड रीच, एक फेज ऐसा होता है जिसमें बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर दूसरा जो फेज़ है उसमें ZPD होता है। ZPD जो होता है उसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे को इसका फोल्डिंग देने की ज़रूरत होती है, और इसका फोल्डिंग का मतलब उतना ही होता है जितने बच्चे को जितना ज़रूरत होती है। तो जब हम इसका फोल्डिंग दे देते हैं, और इसका फोल्डिंग कौन देता है, MKO देते हैं, जो मोर नॉलेजेबल अदर, जिसमें पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो जिन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो फिर जब हेल्प मिल जाती है, ठीक है, जब वो हेल्प देते हैं उसको बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड रीच होती हैं, मतलब वो खुद से नहीं कर सकते, व्हाट आई कैन डू अलोन सेल्फ। तो ये जब ZPD मिल जाती है उसके बाद की फेज़ है बच्चा खुद, मतलब सहायता लेने के बाद खुद पे डिपेंड हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में हम अगर बात करें तो बच्चे को पहले कपड़े पहनना, शूज़ पहनना, डेली लिविंग की चीज़ें सिखानी पड़ती है, वो होता है इसका फोल्डिंग। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो खुद से वही प्रक्रियाएं दोहराने लगता है, वो खुद से वही चीज़ें करने लगता है। तो इन्होंने महत्वपूर्ण माना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत महत्वपूर्ण माना है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चे का विकास तब भाषा के द्वारा होता है, सोसाइटी के द्वारा होता है, और संस्कृति के द्वारा होता है। नेक्स्ट थ्योरी है अल्बर्ट बैंडूरा की, जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी है। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बोबो डॉल पे किया था। ठीक है, इन्होंने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया है। एक बच्चे को एक कमरे में बंद किया और उसके हाथ में एक बोबो डॉल दे दी। ठीक है, फिर उसको मूवी दिखाई। एक मूवी जो थी वो प्रेम पर आधारित थी। तो पहले जब वो मूवी में उसमें जो व्यक्ति होता है वो डॉल को सहलाता है, तो बच्चा क्या करता है, डॉल को सहलाता है। वो देख के बच्चा भी डॉल को सहलाता है। दूसरी मूवी दिखाई जाती है वो होती है अफेक्शन पे, ठीक नहीं, दूसरी मूवी होती है सोशल वैल्यू पे। तो बच्चा भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, उससे बातचीत करता है, कम्युनिकेशन करता है। तीसरी मूवी आधारित होती है वायलेंस पे, हिंसा पे। बच्चा क्या करता है, वो देखता है और जैसे ही वो अपने डॉल को मारता है बच्चा
अपने डॉल को मारना स्टार्ट कर देता है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो बच्चे हैं वो ऑब्जर्वेशन जो देखते हैं वही सीखते हैं, जो एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में देखते हैं वही चीज़ें सीखते हैं। तो इन्होंने मतलब ARRM मॉडल दिया, जैसे A फॉर अटेंशन, और R फॉर रिटेंशन, R फॉर रिप्रोडक्शन और M फॉर मोटिवेशन। लर्निंग कैसे होती है? ध्यान देने से, ठीक है। जब ध्यान देते हैं तो हम कोई चीज़ धारण कर पाते हैं, फिर उसको दोहराते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, फिर मोटिवेशन आती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि लर्निंग जो है वो थ्रू अदर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दूसरों को हम देखते हैं, अगर वो अच्छा करते हैं, ठीक है, अच्छे काम करते हैं तो उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, उनकी तारीफ होती है। नहीं अच्छा करते हैं तो डांट मिलती है। तो वही चीज़ जो हम देखते हैं वही सीखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे है यूरी ब्रोनफ्रेनब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम। इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र दिया है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले क्रोनो सिस्टम दिया है, कालक्रम मंडल, टाइम एरा। दूसरा दिया है माइक्रो सिस्टम, सूक्ष्म मंडल, जिसमें फैमिली, स्कूल और पेयर्स होते हैं। फिर मीसो सिस्टम दिया है, मध्य मंडल, जिसमें पेरेंट्स टीचर होते हैं, जो बच्चे का कनेक्शन होता है पेरेंट्स टीचर के साथ होता है। फिर इको सिस्टम दिया है, बाह्य मंडल, जिसमें इनडायरेक्ट पेरेंट और वर्क प्लेस से होता है। फिर माइक्रो सिस्टम दिया है, जिसमें कल्चर, लॉज और वैल्यूज़, ठीक है। तो क्रोनो सिस्टम जो है कालक्रम मंडल, टाइम एरा। माइक्रो सिस्टम सूक्ष्म मंडल, जब बच्चा फैमिली पर निर्भर होता है, स्कूल जाना स्टार्ट करता है, उसके पीयर ग्रुप जो उसके सहपाठी होते हैं उनसे ज़्यादा कनेक्शन होता है, ठीक है। मीसो सिस्टम जो होता है मध्य, कनेक्शन किससे होता है? पेरेंट्स और टीचर से होता है। फिर इको सिस्टम जो होता है, इसमें पेरेंट्स से हो जाता है, वर्क प्लेस से होता है, या फिर इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो सिस्टम में आता है कल्चर, लॉज और वैल्यूज़। नेक्स्ट थ्योरी है सिगमंड फ्रॉयड, जिन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है, हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोलते हैं। तो इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे काउंसिस, प्री काउंसिस या अनकाउंसिस, ठीक है। तो जो काउंसिस होता है, जो चीज़ें हमें याद रहती हैं, ठीक है, हमेशा हमें याद रहती है, वो कॉन्शियस माइंड में आती है। प्री कॉन्शियस वाली चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं और फिर क्या होती है, मतलब थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं। अनकॉन्शियस में चली जाती है हिडन डिज़ायर और फियर, जैसे डर होता है, कोई एक्सीडेंट देख लिया बहुत भयंकर वाला और थोड़े दिन के बाद हम भूल गए, लेकिन फिर क्या होता है, जब हम फिर वैसी सिचुएशन कभी देखते हैं तो वो चीज़ याद आ जाती है, ठीक है। इन्होंने 3 चीज़ें और दी थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड में का मतलब होता है इसमें प्लीजर प्रिंसिपल, आई वॉन्ट इट नाउ, मतलब जैसे बच्चे करते हैं ना कि अभी चाहिए, ये तुरंत चाहिए, ठीक है। ईगो में क्या होता है? रियलिटी प्रिंसिपल, बैलेंस, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। जैसे अभी एक जो हमारी स्टेज है, अगर हम मेच्योरिटी में हैं, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब छोटे थे कि ये टॉय चाहिए, ये खिलौना चाहिए, ये डॉल चाहिए, तो वो हम लेके मानते थे, वो इड था। ईगो में क्या है? रियलिटी प्रिंसिपल, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। सुपर ईगो जो होता है मोरल प्रिंसिपल, इट इज़ रॉन्ग, हमारे प्रिंसिपल हमारे लिए सही होते हैं, बट दूसरों के जो प्रिंसिपल होते हैं, दूसरों के प्रिंसिपल जो होते हैं वो हमारे लिए, अगर हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो वो गलत होते हैं, तो वो सुपर ईगो कहलाता है। फ्रॉयड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी दी है, मनोलैंगिक विकास के चरण। तो इन्होंने पहला ओरल स्टेज दिया है 0 से 1 ईयर, जिसमें बच्चा फोकस किस पे करता है? माउथ सकिंग पे, अंगूठा चूसने पर। दूसरा जो है एनल स्टेज बोला है, 1 से 3 साल की एज होती है, ठीक है। अब इसमें फोकस किस पे करता है? टॉयलेट ट्रेनिंग पर कंट्रोल होता है ज़्यादा। फिर फैलिक है लिंग, 3 से 6 साल, इस पर फोकस होता है। जेनिटल्स ओइडिपस इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स पर होता है। फिर है फैलिक जो स्टेज है 3 to 6 ईयर, इसमें फोकस होता है
बच्चे का उसके जननांगों पर, जैसे ओइडिपस है, जिसमें क्या होता है, जो बॉय होता है, जो लड़का होता है, वो अपने माँ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है, लड़की जो होती है वो अपने पापा की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। ठीक है, मतलब अपोजिट अट्रैक्शन होता है। फिर आता है सुप्तावस्था, लेटेंसी, जो 6 से 12 साल की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो है बच्चे का जो ध्यान है वो उनका जो सेक्सुअल उर्क्स होता है वो दब जाता है कहीं ना कहीं, तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है सोशल पे होता है, सोशल स्किल्स पे होता है, सामाजिक कौशल और स्पोर्ट्स पे होता है, पढ़ाई पर होता है, करियर पे होता है, पे ज़्यादा होने लगता है। फिर होता है जेनिटल, जननांग, सेक्सुअल मैच्योरिटी। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, जैसे जो 3 से 6 ईयर है, इसमें फैलिक ज़्यादा वो होता है, फोकस ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, जेनिटल में इसमें मैच्योरिटी आ जाती है, इसमें चीज़ें समझने लगते हैं। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन, जिन्होंने साइकोसोशल डेवलपमेंट दिया है। तो इन्होंने पार्ट 1 जो है जिसमें चाइल्डहुड दिया है। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल, इन्होंने लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ क्राइसिस रिजोल्यूशन वर्च्यू। इन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो सीरीज़ है एक, किसकी, क्राइसिस की, रिजोल्यूशन की और वर्च्यू की। तो इन्होंने कुछ वो प्रिंसिपल दिए थे, जैसे पहला दिया है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये 0 से 1 साल का कार्यकाल होता है। इसमें क्या होता है, जब बच्चे को फीडिंग करवाई जाती है तो बच्चे का जो होप होता है, आशा होती है, वो बढ़ती है कि जब वो रोएगा तो उसे फीडिंग करवाई जाएगी। और अगर फीडिंग नहीं करवाई जाती, वो रोता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चा होपलेस हो जाता है। तो इसका जो वर्च्यू है वो होप है, आशा है। ठीक है, इसकी जो शक्ति हम बोल सकते हैं या उद्देश्य है, वर्च्यू का मतलब उद्देश्य, तो इसका जो उद्देश्य है होप। इसमें अगर विश्वास बनाम अविश्वास, तो इसमें अगर फीडिंग करवाई जाए बच्चों को, बच्चे की मनपसंद चीज़ें दे दी जाएं, तो उसका होप बढ़ता है, आशा बढ़ती है, और अगर नहीं दिया जाए तो उसकी आशा जो है वो होपलेस हो जाती है। ठीक है, निराशा में बदल जाती है। फिर है स्वायत्ता बनाम लज्जा या शर्म बोल सकते हैं, 1 से 2 साल तक। ये बच्चे का जो एज रेंज है, इसमें विल पावर बच्चे की बढ़ती है। ठीक है, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह है। अब बच्चे को कोई बोल दे, जैसे अक्सर बोल देते हैं बच्चे ने कपड़े नहीं पहने, नंगा, ऐसा कुछ बोल देते तो बच्चे शर्माते बहुत हैं। ठीक है, तो इसमें स्वायत्ता बनाम शर्म, वो खुद से करना चाहते हैं। नेक्स्ट है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें पर्पस होता है। ठीक है, मतलब उद्देश्य, इसका वर्च्यू ही उद्देश्य होता है। ठीक है, वो अपने पापा की तरह, आपने देखा होगा इस मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं 3 से 5 साल के, वो खेल खेलते हैं, तो लड़का होता है तो वो बाजार के काम करेगा, बाहर जाएगा, ऐसे ही मतलब जैसे घर में पापा जो रोल निभाते हैं वो बच्चा निभाने की कोशिश करता है। लड़कियां जो होंगी वो ज़्यादातर रोटियां बनाते हुए मिलेंगी या फिर ऐसे, तो ये पर्पस पे जीते, उन्हें मम्मी की तरह बनना है, पापा की तरह बनना है। नेक्स्ट है परिश्रम बनाम हीनता, 6 से 12 साल की एज रेंज होती है। इसमें कॉम्पिटेंसी, इसमें बच्चे ज़्यादातर अपने जो वो होते हैं, जैसे होता है ना क्लास में किसी के नंबर ज़्यादा आ गए तो बच्चों को बहुत दुख होता है कि उसके नंबर ऐसे कैसे आ गए। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अब इसमें क्या होता है, फिडियलिटी होता है। इसमें बच्चा जो होता है वो खुद की पहचान बनाना चाहता है। अगर पहचान बन जाती है तो वो उसका जो विश्वास है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता है, और नहीं होती है तो वो घट जाता है। तो ये दूसरा पार्ट है एडल्टहुड का। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका और भ्रम। इसमें क्रिटिकल स्टेज जो है 12 से 18 ईयर होती है, ये भी फिडियलिटी होती है। इसमें वही है, पहचान बनाम भूमिका और भ्रम, जो ऊपर था, सॉरी ये 2 बार आ गया तो मैंने इसको फिर से रिपीट कर दिया। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये 18 से 40 साल का वो होता है। ये लव, इसका जो वर्च्यू होता है वो लव होता है। इसमें पार्टनर से ज़्यादा कनेक्शन होता है,
तो अगर अच्छे रिलेशन है, अच्छी सी चीज़ें हैं तो अच्छा चलता है, नहीं अच्छा है किसी को, जैसे बहुत लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो वो अलग थलग हो जाते हैं, भरोसा उठ जाता है प्यार के नाम से, शादी के नाम से, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर वही पार्टनर लॉयल मिल जाए, निभाने वाला मिल जाए, तो घनिष्ठता होती है, और नहीं अच्छा मिलता है तो अलग थलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है जननांगता बनाम स्थिरता, 40 से 65 साल का है, ये केयर है। अब इसमें क्या करते हैं, पेरेंटिंग होती है, बच्चों की देखभाल करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है संपूर्णता बनाम निराशा, ये होता है विजडम। अब इसमें आज़ादी होती है, इसमें क्या होता है संपूर्णता बनाम निराशा, अगर आपने की जो होप थी, आपका जो मोटिव था, आपने जो उद्देश्य बनाया था उसको आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम दादा दादी और नाना नानी के पास बैठते हैं तो अपने जीवन की स्टोरियाँ सुनाते हैं, जो चीज़ें वो कर पाए उसमें बहुत खुश होते हैं, जो नहीं कर पाए उसके लिए वो दुखी होते हैं। तो वही होता है संपूर्णता बनाम निराशा, कि अगर उनकी लाइफ का जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो कंप्लीट हो गया तो उनको खुशी होती है, संपूर्णता वाली फीलिंग आती है। अगर नहीं कुछ कर पाए तो उसके लिए दुखी होते हैं। जैसे पापा लोग हैं, क्या करते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा कर ले, आगे बढ़ जाए, सोचते हैं ना। तो वही होता है संपूर्णता बनाम निराशा। नेक्स्ट है रुडोल्फ स्टेनर, होलिस्टिक थ्योरी, जिन्होंने समग्र सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने मतलब जो थ्योरी दी है, इन्होंने हमारे जो सोलर सिस्टम है उस पे दिया है। तो इन्होंने सबसे पहले 0 से 7 साल का इन्होंने, ये शायद वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं होगी लिखने की, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है तो आप कर सकते हैं। 0 से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये 0 से 7 साल। तो इन्होंने मून बोला, चंद्र, जिसमें बच्चा इमिटेशन करता है, ठीक है, उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो डेवलप होती है, विल पावर उसकी डेवलप होती है। 7 से 14 साल मरकरी, जिसमें इमेजिनेशन और फीलिंग डेवलप होती है बच्चे की। फिर 14 से 21 साल, जिसको वीनस बोलते हैं, इसमें ट्रूथ, बच्चे को सत्य समझ में आने लगता है, थिंकिंग समझ में आने लगती है, ये एडोलेसेंस की अवस्था होती है। नेक्स्ट है मार्स, ये 42+ मतलब ईयर, सॉरी, नेक्स्ट है 21 से 42 ईयर, जो सन होता है, इसमें सोशल मैच्योरिटी आ जाती है, ईगो होती है। नेक्स्ट है 42+, जिसमें मार्स सैटर्न बोलते हैं, इसमें विजडम होते हैं, स्पिरिट गिविंग बैक, जैसे उसमें आपने पढ़ा है लास्ट स्टेज जो है पढ़ी है, जिसमें विजडम होता है, ठीक है। तो इसको मार्स सैटर्न बोलते हैं, जिसमें मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है, बहुत अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करने लगते हैं, ठीक है। जो इनका मानना है कि जो इनको मिला है वो मतलब बैक दे, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं।